हालांकि नेपाल सरकार ने देश के विकास के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नेपाल का विकास विफल रहा है या संतोषजनक नहीं है। चूंकि विकास बहुआयामी और गतिशील है, इसलिए निश्चित रूप से नेपाल में विकास के प्रयास संतोषजनक नहीं होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई कारण हैं जो इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं। नमस्कार, समृद्ध मीडिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। नेपाल का विकास क्यों और किस लिए नहीं हो पा रही है, इस संबंध में चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल समृद्ध मीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समाज से जुड़ी इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। हालांकि नेपाल में योजनाबद्ध विकास 1956 में शुरू हुआ, लेकिन लोगों द्वारा महसूस की गई अपेक्षित विकास उपलब्धियां अब तक हासिल नहीं की जा सकी हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में प्रगति नहीं हुई है, वे नियोजित विकास द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं। योजना की जानकारी का अभाव, कुशल जनशक्ति की कमी, खराब संचार प्रणाली, योजना और वित्त के बीच बेमेल, प्रशासनिक इकाइयों के बीच समन्वय की कमी और केंद्रीकृत निर्णय लेने का उल्लेख स्लॉस ने अपने लेख प्रासंगिक योजना नेपाल का अनुभव में मुख्य कारणों के रूप में किया है। विकास योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं संचालित की जाती हैं। परियोजना को निर्धारित समय और बजट सीमा के भीतर सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना परियोजना की सफलता को दर्शाता है, लेकिन नेपाल में संचालित परियोजनाओं में इन पहलुओं का अभाव है। नेपाल में विकास परियोजनाएं निर्धारित बजट और समय पर पूरी न होना एक पुरानी बीमारी की तरह हो गई है। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में भी खराब गुणवत्ता, निर्माणाधीन पुलों का ढहना, सड़क की पिच का क्षरण के कई उदाहरण हैं। यदि विकास परियोजना का कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं किया जाता है तो इससे न केवल निवेश बर्बाद होता है, यह टिकाऊ उपयोग के लिए टिकाऊ नहीं होता है और इससे जोखिम भी होता है। मेलमची परियोजना की सुरंग का दरवाजा फटा और 2 कर्मचारी बह गए। दाता एजेंसी की शर्तें और ऊपर से नीचे तक मॉडल परियोजना चयन, दोषपूर्ण परियोजना डिजाइन, परियोजना अनुमोदन में देरी, डीपीआर के बिना परियोजनाओं पर आगे बढ़ना, मध्य पहाड़ी लोक मार्ग, मदन भंडारी रोड और उत्तर दक्षिण गलियारा, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे, भूमि मुआवजा विवाद, कलंकी नागाढुंगा सड़कें, लाभार्थियों की जरूरतों को संबोधित नहीं किया जाना, पर्यावरणीय मुद्दे, निजगढ़ हवाई अड्डा, कमीशन का खेल, निर्माण कंपनियों का अपनी क्षमता से अधिक ठेकों में फंसना, अंतरेजेंसी समन्वय की कमी, बिजली, सड़क विभाग, जल आपूर्ति और स्वच्छता, खराब निर्माण सामग्री की खरीद और उपयोग और प्रबंधन, कार्यान्वयन के लिए कमजोर संस्थागत क्षमता, परियोजना प्रमुखों, कर्मचारियों और ठेकेदारों की जिम्मेदारी और जवाबदेही की कमी, परियोजना प्रमुखों का तेजी से स्थानांतरण, प्रभावी परिणामाधारित निगरानी और मूल्यांकन की कमी जैसे कारणों से निगरानी तंत्र होने के बावजूद नेपाल में विकास परियोजनाएं निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ पूरी नहीं होती हैं और लागत बढ़ती रहती है। परिणामस्वरूप विकास परियोजनाएं सफल नहीं होती हैं और देश के समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और अंततः विकास प्रभावित होता है, विफल रहता है। विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता को आवश्यक शर्त माना जाता है। नेपाल में समय समय पर विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन होते रहे हैं और इसका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पर देखा जा सकता है। वर्षों के संघर्ष के बाद नेपाल ने 1951 में लोकतंत्र हासिल किया और अब भले ही संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र शासन प्रणाली आ गई है, नेपाल अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में है। विकास और स्थिरता के नाम पर कई राजनीतिक संरचनाओं और प्रणालियों को बदल दिया गया है, लेकिन नेपाली लोगों द्वारा कल्पना किए गए विकास के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। राजनीतिक दल स्थिरता और विकास हासिल करने के लिए अपने चुनाव घोषणा पत्रों में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। राजनीतिक दल कई चीजों का वादा करते हैं और कुछ चीजें पूरी की जाती हैं। विशेष रूप से सत्तारूढ़ दल और विपक्षी राजनीतिक दलों दोनों में लोकतांत्रिक संस्कृति, मूल्यों, मान्यता और विकास के लिए आवश्यक सिद्धांतों के अभ्यास का अभाव है। लोकतंत्र की स्थापना से लेकर आज तक राजनेता स्थिरता और विकास के बजाय व्यक्तिगत हितों द्वारा निर्देशित होकर सत्ता के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
वे राजनीतिक सत्ता और पद के लिए सरकारें बनाने और गिराने के अधिक आदी हैं। राजनीतिक स्वार्थों के कारण नेपाल राज्य कमजोर हो गया है। निरंतर राज्य सत्ता संघर्ष ने नेपाल की विकास स्थिति को कमजोर कर दिया है। लोग राजनेताओं के कार्यों, निर्णयों और व्यवहार की खुलकर आलोचना करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीतिक दलों ने विकास के लिए कुछ नहीं किया है। स्पष्ट रूप से कुछ विकासात्मक कार्य शुरू किए गए हैं, लेकिन वे ठोस विकासात्मक परिणाम देने में विफल रहे हैं जिनकी लोग तलाश कर रहे हैं। राजनीतिक दलों और राजनेताओं के प्रदर्शन में ईमानदारी और कार्यकुशलता झलकनी चाहिए। यह विकास और स्थिरता के लिए एक आवश्यक और प्राथमिक शर्त है। नेपाल के असफल विकास के विभिन्न कारणों को राजनीतिक संस्कृति और प्रवृत्तियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। देश में समग्र विकास के लिए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण एक आवश्यक शर्त है। हालांकि अतीत से लेकर वर्तमान तक नेपाल में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन राज्य के हर स्तर और क्षेत्र में भ्रष्टाचार नेपाल के विकास में एक कारक साबित हुआ है। नेपाल को भ्रष्टाचार नियंत्रण में पर्याप्त सफलता नहीं मिली है। समय समय पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर की गई विकास की प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार के कारण पूरी नहीं हो सकी है। यह देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार ने देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है और देश के विकास को पीछे धकेल दिया है। विकास निर्माण कार्यों में कमीशन के खेल ने विकास की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भ्रष्टाचार में डेवलपर्स की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी के कारण देश के विकास को बर्बाद होने के कई उदाहरण हैं। विकास एवं निर्माण कार्यों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित न कर पाने के कारण देश के समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अतः प्रभावी विकास प्रशासन के माध्यम से देश के विकास के लिए भ्रष्टाचार नियंत्रण एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसके लिए भ्रष्टाचार नियंत्रण में लगी एजेंसियों को सक्रिय रूप से भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। उपर्युक्त पहलुओं के अलावा विदेशी सहायता निधि का उपयोग उत्पादक क्षेत्रों, रोजगार सृजन, पूंजी निर्माण और सतत विकास में नहीं किया जाता है। दाता के हित की ओर उन्मुख योजना और विकास, आर्थिक प्रशासन की कमी, सतत विकास का अभ्यास नहीं किया जाता है। विकास बजट को पूरी तरह से खर्च करने में सक्षम होना और वित्तीय वर्ष के अंत में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, आनुपातिक और समावेशी बजट का अभ्यास नहीं करना, औद्योगिकीकरण को संस्थागत बनाने में सक्षम नहीं होना, तुलनात्मक लाभ के क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम नहीं होना, बनाने में सक्षम नहीं होना, सुरक्षित निवेश अनुकूल वातावरण, कम सार्वजनिक भागीदारी, जनसांख्यिकीय लाभ का उपयोग न कर पाना, प्रेषण से प्राप्त धन का उत्पादन क्षेत्र में उपयोग न करना, संसाधनों की कमी, गैर टिकाऊ और विवेकपूर्ण संचालन, गैर उचित संचालन जैसे कारकों के कारण स्वदेशी स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, भौगोलिक कठिनाइयां और प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, जाति, लिंग और वर्ग मतभेद। नेपाल संतोषजनक ढंग से विकास नहीं कर पाया है। नेपाल का संविधान 2072 संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन प्रणाली के माध्यम से स्थायी शांति, सुशासन, विकास और समृद्धि की आकांक्षाओं को पूरा करने की परिकल्पना करता है। इसी तरह 15वीं योजना आय में वृद्धि करेगी, गुणवत्तापूर्ण मानव पूंजी का निर्माण करेगी और आर्थिक जोखिमों को कम करेगी, अल्प विकसित देश से विकासशील देश में अपग्रेड करेगी और BS 2087 तक सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मध्यम आय वाले देशों को उन्नत किया जाएगा और BS इसका 2100 तक नेपाल को एक विकसित देश के स्तर पर लाने का दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। इसलिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास क्षेत्र में विसंगतियों को कम करना आवश्यक है। यद्यपि यह कार्य जटिल एवं चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है, परंतु सभी क्षेत्रों एवं स्तरों के प्रगतिशील एवं सामूहिक प्रयासों से इसे आगे बढ़ाना असंभव नहीं है। हर लेटेस्ट न्यूज और काम की खबरों के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारी चैनल समृद्ध मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी शेयर करें।